बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है केमोमेट्रिक्स। केमोमेट्रिक्स क्या है? केमोमेट्रिक्स इज दी साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन from a chemical system by mathematical and statistical operations। यानी केमिकल सिस्टम का मतलब केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस और एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस जो होती है उससे हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन एंड टूल्स। इससे जो इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन की बदौलत किसी केमिकल सिस्टम से, तो इसको कहा जाता है केमोमेट्रिक्स। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि केमोमेट्रिक्स में हम मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल की जो ऑपरेशंस है उसकी एप्लीकेशन करते हैं टू द केमिकल सिस्टम। इस चैप्टर में ये टॉपिक शामिल है, यानी सैम्पलिंग, सिग्निफिकेंट फिगर्स, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ तक। अब इसमें जो पहला है वो है सैम्पलिंग। तो इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग पर बात करेंगे। सैम्पलिंग के बारे में पहले भी आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे थे। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ 7-8 स्टेप्स थे। उस स्टेप्स में सेकंड जो स्टेप था वो था सैम्पलिंग। पहला स्टेप उसमें था डेफिनेशन ऑफ द एनालिटिकल प्रॉब्लम। एनालिटिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन के बाद फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, यानी हमें मालूम हो जाए या हम डिफाइन कर ले कि कौन सा मसला है, उसके बाद हम फिर सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग का मतलब है जिस मटेरियल को हम टेस्ट करना चाहते हैं उससे रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट लेना होगा ताकि वो उस मटेरियल को रिप्रेजेंट करे और फिर उसको हम एनालाइज करेंगे। इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह बन जाएगी कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द बल्क ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। टेस्टिंग मटेरियल से जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लेते हैं उसको कहा जाता है सैंपल। अब सैम्पलिंग ये पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है एनालिसिस का। और एनालिसिस की जो एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी होती है वो सैम्पलिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती है। जितना एक्यूरेट तरीके से और एहतियात से हम सैम्पलिंग करेंगे उतना ही जो एनालिसिस होगा और उसका रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक होगा। अब सैम्पलिंग के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसको किस तरह कलेक्ट किया जाएगा। अब इसमें है कि नीड ऑफ द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जिस मटेरियल को हम टेस्ट करना चाहते हैं उन सारे को टेस्ट करना मुश्किल होता है और बाज़ दफ़ा इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो सब लैंड की एनालिसिस जो है वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम उससे थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। और ज़रूर इसमें यह है कि जो अमाउंट हम उस बल्क मटेरियल से लेंगे वो सारी बल्क मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो उस बल्क मटेरियल में होगी, तब एनालिसिस और जो एनालिसिस का रिज़ल्ट है वो ऑथेंटिक होगा। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं सैंपल की। जब हम सैंपल को कलेक्ट कर रही होती है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप उसकी कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स पर हम बात करेंगे। उसमें पहला है ग्रेप सैंपल और दूसरा है ग्रास सैंपल और तीसरा है लेबॉरेटरी सैंपल और चौथा है एनालिसिस सैंपल। अब ग्रेप सैंपल का मतलब है
यानी ग्रैब करना वही सैंपल या सैंपल के वही पोर्शन जो हम किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर एरिया से लेते हैं किसी डिवाइस के ज़रिए। तो अमूमन इसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो शॉवेल होती है। शॉवेल मीन्स कोई बेलचा वगैरह। तो उस बेलचे से किसी स्पेसिफिक रीजन से जो थोड़ा सा अमाउंट हम लेंगे और इस अमाउंट को हम मुख्तलिफ जगहों से लेंगे, तो हर जगह से जो ली गई अमाउंट होती है उसको कहा जाता है ग्रैब सैंपल। अब इस ग्रैब सैंपल को कलेक्ट करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, तो प्लानिंग या होगी रैंडम या होगी सिस्टमेटिक। तो दो किस्म इसमें मज़ीद हो जाएंगी कि रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। रैंडमली हम जब कलेक्ट करेंगे सैंपल के मुख्तलिफ पोर्शंस को, तो इसको कहा जाता है रैंडम सैम्पलिंग। और जब हम जो बल्क ऑफ द मटेरियल है उसको सिस्टमेटिकली इक्वल यूनिट्स में तकसीम करेंगे और फिर हर यूनिट से जो है विद इक्वल इंटरवल उससे सैंपल कलेक्शन करेंगे, तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब यहाँ पर ये एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, तो इस एग्रीकल्चर फील्ड को हम इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब इसको आप लोग देखो तो इसको ये स्क्वायर में तकसीम किया गया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये इस तरह। तो इसको इस तकसीम करने के बाद इसके ये इक्वल पोर्शन बन जाएंगे। अब हमने डिसाइड करना है कि हर पोर्शन से या ग्रैब सैंपल लेंगे और या हर सेकंड स्क्वायर से ग्रैब सैंपल लेंगे, यानी यहाँ से लेंगे फिर एक को छोड़कर दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को छोड़कर चौथे से हम लेंगे। तो इस तरह एक को छोड़कर दूसरे से इस तरह भी हम ले सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं अगर ये स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो तो हर 10वें स्क्वायर से हम ग्रैब सैंपल लेंगे, तो और फिर उसको इकट्ठा किया जाएगा। तो इसको इस तरीक़े को कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग भी हम कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में इस तरह होता है कि इस तरह ज़िग-ज़ैग पाथ में मुख्तलिफ हिस्सों से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप लोग देखो, यहाँ से कलेक्ट किया गया है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो इन दोनों सैम्पलिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ पर अलग है। इसकी डायरेक्शन भी हर लम्हा मुख्तलिफ होती चली जाती है। तो किसी ख़ास जगह से रैंडमली जो सैंपल कलेक्शन है जब हम ये करेंगे तो इसको कहा जाता है रैंडम सैम्पलिंग। और हर जगह से जो मिट्टी या जो लैंड का जो हिस्सा है वो उठाया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रैब सैंपल। तो इसमें जितनी भी पॉइंट्स ये आप लोगों को नज़र आ रही है ये सारी ग्रैब सैंपल है और इसको इस तरह उठाया जाता है। तो इस ग्रैब सैंपल को फिर इकट्ठा करके इससे ग्रास सैंपल बन जाएगा, वो दूसरी टाइप है अब दी सैंपल की। अब सिस्टमेटिक सैंपलिंग कब करेंगे और रैंडम कब करेंगे, तो हम देखेंगे मटेरियल को। अगर मटेरियल की साइज़ छोटी हो और यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी उसमें ज़्यादा हो, तो फिर हम करेंगे रैंडम सैंपलिंग। जब मटेरियल की जो पार्टिकल साइज़ है वो छोटी हो और उसमें होमोजेनिटी ज़्यादा हो, यानी उसमें पार्टिकल साइज़ छोटे छोटे हो, पाउडर की शक्ल में हो, ग्राइंडेड फॉर्म में हो और उसमें होमोजेनिटी ज़्यादा हो, होमोजीनियस हो, इसकी केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट उसकी आलमोस्ट सेम हो, तो फिर हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अगर इस तरह ना हो, तो जब उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ हो, होमोजेनिटी उसमें ना हो या कम हो या उसकी पार्टिकल साइज़ बड़ी हो, तो फिर इसी सूरत में हम करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब अगर इस एग्रीकल्चर लैंड को आप लोग देख लो, तो इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू रैंडम, क्योंकि सिस्टमेटिक में इसमें जो मुख्तलिफ इसकी कलर आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी
होमोजेनिटी ज़्यादा नहीं है, कम है, ये हेट्रोजीनियस शक्ल में है। तो हेट्रोजीनियस मटेरियल से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की जाएगी और जो होमोजीनियस मटेरियल है उससे हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। अब जो इसकी दूसरी टाइप है वो है ग्रास सैंपल। तो ग्रास सैंपल, जब इन सारी ग्रेप सैंपल्स को हम इकट्ठा करेंगे एक जगह, उसको कहा जाएगा ग्रास सैंपल। तो ग्रास सैंपल की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी जो ग्रास सैंपल की अमाउंट है वो भी डिपेंड करती है ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड होमोजेनिटी ऑफ द मटेरियल। अगर साइज ऑफ द पार्टिकल छोटी है, होमोजेनिटी उसमें ज़्यादा है, तो ग्रास सैंपल की जो अमाउंट है वो कम आएगी। और अगर साइज ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, बड़ी है, और उसकी होमोजेनिटी कम है, यानी मटेरियल जो है वो हेट्रोजीनियस है, तो ग्रास सैंपल की जो अमाउंट है वो ज़्यादा आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस एग्रीकल्चर लैंड से सैम्पलिंग करेंगे तो ग्रास सैंपल की जो अमाउंट है वो सेवरल केजी और टन्स में आ सकती है, बहुत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक मिल की आटे की सैम्पलिंग करेंगे, यानी कोई मिल है और वो आटा प्रोड्यूस करती है और उसकी सैम्पलिंग हम करेंगे, तो आटे में जो पार्टिकल्स है उसकी साइज़ छोटी है और आटा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। तो उसमें जो कलेक्शन हम करेंगे ग्रेप सैंपल की, उससे जो ग्रास सैंपल बन जाती है उसकी अमाउंट कम होगी, क्योंकि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी और होमोजेनिटी उसमें ज़्यादा है और पार्टिकल साइज कम है बनिस्बत लैंड की या साइल की। अब इसमें जो तीसरी किस्म है वो है लेबॉरेटरी सैंपल। अब जो ग्रास सैंपल बन जाता है फील्ड में तो उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। ग्रास सैंपल को एज सच लेबॉरेटरी में ले जाना वो मुश्किल है, तो फिर उसको छोटा किया जाता है। उससे वही छोटी अमाउंट, जो कम अमाउंट है, उसको हम लैब में ले जाएंगे, तो इसलिए उस अमाउंट को कहा जाता है लेबॉरेटरी सैंपल। सो इसकी डिफिनेशन ये है कि एन अमाउंट टेकन फ्रॉम द ग्रास सैंपल एंड इज कैरिड टू द लेबॉरेटरी फॉर टेस्टिंग इज कॉल्ड लेबॉरेटरी सैंपल। अब अगर ग्रास सैंपल छोटी होगी तो उसका लेबॉरेटरी सैंपल भी छोटा जाएगा, ग्रास सैंपल बड़ी होगी तो उसका लेबॉरेटरी सैंपल भी हमने बड़ा रखना होगा। उसको एक खास हाथ तक उसको हम छोटा कर सकते हैं। लेबॉरेटरी सैंपल को मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किया जाता है, यानी ग्रास सैंपल को छोटा करके उसे हम लेबॉरेटरी सैंपल बना सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीक़े हैं, उसमें एक तरीक़ा इस डायग्राम में शो किया गया है। इसमें यह है कि ये एक ग्रास सैंपल है, उसकी ढेर है। ग्रेप सैंपल को कलेक्ट करके इस तरह एक ढेर बनाई जाएगी तो ये ग्रास सैंपल हो जाएगी। इस ग्रास सैंपल को पहले हम ग्राइंड करेंगे और फिर उसको मिक्स किया जाएगा और फिर उससे ये कोन बनाई जाएगी, यानी ढेर एक कोन की शक्ल में होगी। फिर इस कोन को हम प्लेट करेंगे, तो प्लेट करने के बाद फिर इसके हम क्वार्टर्स बनाएंगे। तो पहले डिवीज़न इस तरह इसकी करेंगे, दूसरे डिवीज़न को इसका राइट एंगल पर करेंगे, यानी यहाँ पर जो किया गया है, तो इसके क्वार्टर्स बन जाएंगे, यानी 4 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये 4 हिस्से इसके बन चुके हैं। अब इसको 4 हिस्से जो है, इन 4 हिस्सों में जो अपोजिट क्वार्टर्स है उसको हम लेंगे और 2 अपोजिट क्वार्टर्स को डिस्कार्ड करेंगे, यानी उसको दोबारा उस फील्ड में डालेंगे जहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से फिर इन दोनों को मिलाकर उसका दोबारा कोन बनाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसमें जो कोन होता है अब द ग्रास सैंपल वो हाफ हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में हम ग्रास सैंपल को इस तरीके से कम करेंगे, यानी पहले उसको ग्राइंड किया जाएगा, फिर मिक्स किया जाएगा, फिर उसका कोन बनेगा। कोन को फिर हम प्लेट करेंगे और उसके 4 हिस्से बनाए जाएंगे। 4 में अपोजिट हिस्से लेंगे, उससे दोबारा कोन बनाएंगे। अब अगर ये कोन बड़ी है, यानी इसकी में अमाउंट तब भी ज़्यादा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। इसको फिर मिक्स करेंगे, प्लेट करेंगे, इस तरीके से 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और अपोजिट क्वार्टर्स लेंगे और 2 अपोजिट को हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको दोबारा फेंकेंगे जो जिस फील्ड से इसको लिया गया है। तो ये दोबारा छोटी हो जाएगी, यानी हर प्रोसेस में इसकी अमाउंट आधी हो जाएगी।
फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसकी अमाउंट सूटेबल है लेबॉर्ट्री में ले जाने के लिए तो उसको हम लेबॉर्ट्री में फिर लाएंगे। तो इसको फिर कहा जाता है लेबॉर्ट्री सैंपल। सो ग्रास सैंपल से लेबॉर्ट्री सैंपल को इस तरीके से बनाया जाता है। फिर जो लास्ट वन है वो है एनालिसिस सैंपल। अब जो अमाउंट हम लैब में ले जाएंगे तो उन सब को हम एनालाइज नहीं करते, बल्कि एनालिसिस के लिए उससे कुछ अमाउंट लेते हैं। तो हर एनालिसिस के लिए लेबॉर्ट्री सैंपल से जितनी अमाउंट हम लेंगे उसको कहा जाता है एनालिसिस सैंपल। और उस एनालिसिस सैंपल को फिर एनालाइज किया जाता है या इंस्ट्रूमेंटल तरीके से और या क्लासिकल तरीके से, तो वही एनालिसिस सैंपल हो जाएगी। अब इन सारे प्रोसेस को ये जो हमने किया है, यानी पहले इसको ग्रेब करते हैं, फिर उसके बाद इसको ग्रास सैंपल में वो कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री सैंपल बनेगी और फिर उसको एनालिसिस सैंपल उससे लिया जाएगा। तो अब ये जो एनालिसिस सैंपल है, ज़रूरी ये है कि ये एनालिसिस सैंपल इन सारी फील्ड को रिप्रेजेंट करे। जितनी भी यहाँ पर फील्ड है, इन सब फील्ड्स की केमिकल कंपोजिशन को ये एनालिसिस सैंपल रिप्रेजेंट करेगी। जितने अच्छी तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगी उतने अच्छी तरीके से जो रिजल्ट्स है वो ऑथेंटिक होगी। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये पहले ग्रेप सैंपल हम लेंगे, फिर उससे बनेगी ग्रास सैंपल। ग्रास सैंपल को फिर हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द लेबॉर्ट्री सैंपल, और लेबॉर्ट्री सैंपल से फिर एनालिसिस सैंपल बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।